तो रियल एस्टेट के खास शो जिसमें हम टैक्स को लेकर बातचीत करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ठीक 31 मार्च से पहले पहले टैक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी चल रही हैं तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें और आने वाला साल भी आपका काफ़ी बेहतर रहे। इसलिए मैंने आज थोड़ी रिक्वेस्ट की अपने दोनों मेहमानों से। आप खुद समझ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, 31 मार्च का समय हो, फिर भी वो समय निकाल लें तो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज बातचीत करूंगा विवेक जलान जी से। थैंक यू वेरी मच विवेक भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो आप दोनों से बातचीत करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बेहतर भी लगेगा। सुनील सर, पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं सर रियल एस्टेट में। टिपिकली लोग प्रॉपर्टी के दाम देखते हैं, उसी हिसाब से खरीदते हैं, बयाना देते हैं, ग्रोथ देखते हैं, लेकिन हम टिपिकली थोड़ा टैक्स की कैलकुलेशंस भूल जाते हैं या करते हैं तो ऑल द वेरी लास्ट करते हैं। सर, किसी ने 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में ही अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी बिक गई, पैसे आ गए, गलती से खरीदा नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कोई दिक्कत तो नहीं सर? अगले फाइनेंशियल में खरीद लूंगा, कोई टैक्स की कैलकुलेशन तो नहीं आएगी मेरे ऊपर? देखिए टिम्पी जी, पहले तो ये बात मान लीजिए कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ईयर है। कम से कम प्रॉपर्टी जो सेल परचेज करते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ डेट का जिक्र है जो है 22 जुलाई 2024। और माननीय वित्त मंत्री जी जब लोकसभा इलेक्शन के बाद में पूर्ण बजट लेके आई थी तो उन्होंने एक परिवर्तन किया था। ये कहा था कि अगर आपने 22 जुलाई से पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो कैपिटल गेन के नियम अलग होंगे, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज कर कर बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन के नियम बिल्कुल ही अलग होंगे। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दो हिस्सों में देता हूं। नंबर एक बात, अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, मान लीजिए 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, और आपको पता होगा कि अगर आप एक फ्लैट के बदले दूसरा फ्लैट परचेज करते हैं, या आपने कोई लैंड बेची उसके बदले आपने फ्लैट परचेज कर लिया, तो उसमें आपको सरकार कहती है कि 1 साल पहले तक परचेज कर लीजिए, या 2 साल बाद तक परचेज कर लीजिए, या 3 साल तक उसको बना लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 साल तक जब आप बनाएंगे तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, सरकार को पता कैसे चलेगा? तो उसका नियम ये है कि या तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए नई 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो रिटर्न भरने की लास्ट डेट है इंडिविजुअल के केस में। यानी या तो मार्च से पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, मार्च 25 से पहले आप परचेज कर लीजिए, आप नई प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर नहीं कर पाते तो आपको सेकंड चांस मिलेगा 31 जुलाई 2025 तक। हम आप तब भी परचेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो 31 जुलाई 2025 से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। लोग ये गलती कर देते हैं। लोग जनरली करते क्या है कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख लेते हैं। वो समझते हैं कि मुझे 2 साल का टाइम है प्रॉपर्टी परचेज करने का, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें बाकी पैसा ट्रांसफर कर दीजिए जो आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाए हैं, और फिर आपको सरकार 2 साल का टाइम देगी। लेकिन 2 साल का समय कब कब से? जब से आपने प्रॉपर्टी बेची थी। और अगर आप नई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी आपने किसी बिल्डर से फ्लैट लिया है जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, तो उसका पोजेशन 3 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं 31 मार्च 2025 के बाद 3 साल, या 31 जुलाई 2025 के बाद 3 साल। ऐसा नहीं है। जब आपने प्रॉपर्टी बेची थी उसके उसके 3 साल के भीतर भीतर आपको प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट पोजेशन लेना है उसका, और उसमें बिजली का मीटर लगा होना चाहिए। वो एक ड्यूरेबल यूनिट, एक रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। पर परचेज कर रहे हैं जैसे मैंने बताया 2 साल का समय। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया सुनील सर आपने। यही आपसे उम्मीद भी थी कि आप देखिए एक ही क्वेश्चन को पूरी आराम से बारीकी से सब बता भी देंगे, और ऐसा ही आपने किया भी। मैं विवेक के पास पे आऊँगा। विवेक भाई, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके भी। विवेक जी, एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे। टिपिकली क्या होता है ना, आजकल घर परिवारों में जैसे हम प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील उनसे ये बोलते हैं कि सर एक काम करो, ये दुकान या ये मकान आपके पास है ना, तो हम आपको गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री तो मेरे नाम पर है और मेरे को अपने छोटे भाई को देना है। अब ब्लड रिलेशन वाला मामला है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको गिफ्ट दे देता हूँ। या कभी भी किसी को भी कुछ पेमेंट करनी तो हो सकता है मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट भी करूँ। पहला तो एक गिफ्ट करने का प्रोविजन में कोई गलती तो नहीं, कोई हम गलत काम तो नहीं करते? ये सही है, ये सबसे सही तरीका है किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का? और दूसरा, गिफ्टिंग के ऊपर टैक्सेशन की कैलकुलेशंस क्या है सर? जी धन्यवाद। पहला तो
ईटी नाउ में मुझे इनविटेशन देने के लिए। और गिफ्टिंग और इनहेरिटेंस, दो टाइप से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अभी इसमें दो पहलू हैं। एक तो क्या आप रिलेटिव को दे रहे हैं गिफ्ट या नॉन रिलेटिव को दे रहे हैं। रिलेटिव जिसे हम समझते हैं वो रिलेटिव नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन है, उसमें आपके जो लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट वो सारे कुछ आते हैं। तो आपको रिलेटिव की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अगर आप अपने रिलेटिव को अपना ट्रांसफर करने चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो टैक्स फ्री होगी। ये प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में, इसमें कोई गलत काम नहीं है। परंतु जस्ट टैक्स प्लानिंग के लिए गिफ्ट ना करें, उसकी एक अंडरलाइंग डीड होनी चाहिए। डीड अगर रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छी है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्टैम्प पेपर पर। स्टैम्प पेपर की वैल्यू देखें। तो ये जो गिफ्ट है ये एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये लीगल तरीका है, ताकि जिससे कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं और टैक्स फ्री होगी अगर आप रिलेटिव्स को करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा जो तरीका है रिलेटिव को या नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी, वो है प्रोबेशन, इनहेरिटेंस, डीड जिसको कहते हैं हम, उसके हिसाब से जो विल होती है उसके हिसाब से। परंतु इसमें इनकम टैक्स की एंगल नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का एंगल है, जो रियल एस्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो काफी बार अब देख, गिफ्ट अगर हम करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है लग जाएगी, इनकम टैक्स नहीं लगेगी बट प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगी। ये हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसे देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रपोर्शन कराएंगे, जो अगर आप विल कराएंगे, तो उसका टाइमलाइन बहुत है, बड़ा टाइम लग जाता है उसको, इसीलिए लोग गिफ्ट में जाते हैं। तो दो पहलू जैसा मैंने कहा देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स एंगल से रिलेटिव को आप दे रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। गिफ्ट में अगर रिलेटिव को दे रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स जो गिफ्ट डीड में लगेगा, प्रोबेशन में नहीं लगेगा, बट टाइमलाइन प्रोबेशन की ज्यादा होती है। बहुत अच्छे से आपने सर बता भी दिया, क्योंकि यह गिफ्ट का मामला है, एक दूसरे को लोग पूछते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बट सॉल्यूशन नहीं होता। ये जो आपने आज बात रखी है, तो मेरे को लग रहा है ये वीडियो का जो क्वेश्चन पार्ट सुनेंगे ना, तो उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। सुनील जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। आजकल फैशन नहीं बल्कि थोड़ी रिक्वायरमेंट भी हो गई है, क्योंकि आप पैसिव इनकम जब कमाते हैं ना, तो आपकी जॉब का पता नहीं होता, तो लोग थोड़ा एक अदर इनकम का सोर्स भी बना के रखते हैं, वो होती है रेंटल इनकम। और रेंटल इनकम में एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, एक सिटी में दूसरी सिटी में भी होती है। सर, ये अभी मैं कुछ बजट में सुन रहा था कि अगर आपकी एक ही शहर में दो प्रॉपर्टी है तो कुछ रिलीफ आपको रेंटल के तौर पर मिला है। ये रिलीफ क्या है? हमने क्या सही सुना है या सही समझा है कि कुछ रिलीफ मिला है? और अगर आपकी मेरी एक ही प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी एक ही शहर में, तो क्या मेरे को कुछ बेनिफिट हो सकता है रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए सर, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं जो सर ने कहा था विवेक जी, मैं उस वक्त एक बात और ऐड करना चाहूंगा जो लोगों को कंफ्यूजन है। बड़ा अच्छा सर ने समझाया। लेकिन एक बात मान लीजिए, गिफ्ट में इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा अजीब सा नियम है। आप अपने चाचा जी से, चाची जी से गिफ्ट ले सकते हैं, ताऊ ताई जी से गिफ्ट ले सकते हैं, मामा मामी से गिफ्ट ले सकते हैं, मौसा मौसी से गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों से गिफ्ट नहीं ले सकते। यानी अपने कजिन से आप कितनी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, अपने अपने रियल ब्रदर सिस्टर से गिफ्ट ले सकते हैं, कजिन से नहीं ले सकते हैं। लोग ये गलती करते हैं। चाचा जी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताऊ जी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो ये पूछते हैं कि लोग नियम क्या होगा। तो इसमें मंजुला बी शाह का डिसीजन है मुंबई हाई कोर्ट का, और ये कहा था कि जो पुरानी कॉस्ट होगी पुराने ओनर की, वही कॉस्ट आपकी मान ली जाएगी। तो ये मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था क्लैरिटी के लिए। दूसरा, जो आपने कहा रेंटल के लिए, ये माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा काम नहीं है बल्कि क्लैरिफिकेशन दिया है। बेसिकली क्या होता था, आपको पता होगा, एक डीम्ड रेंटल वैल्यू मानी जाती है। पहले नियम ये था कि अगर आपके पास में एक से ज्यादा मकान है, मान लीजिए आप नोएडा में जॉब करते हैं, आप दिल्ली में जॉब करते हैं, और आप आगरा के रहने वाले हैं, आपके पास एक आगरा में मकान था, आप दिल्ली में आकर आपने एक मकान और ले लिया, तो ये होता था कि आपको एक मकान की रेंटल वैल्यू मिला करती थी। एक मकान तो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था और दूसरे की डीम्ड रेंटल वैल्यू पे टैक्स देना पड़ता था, ये मानते हुए कि सरकार ये मान लेती थी कि भाई उस पे आपने रेंट पे तो नहीं दिया, आप उसकी डीम्ड रेंटल वैल्यू दे दीजिए हमको। बड़ा अजीब सा नियम था। 2-3 साल पहले वित्त मंत्री जी ने कहा था कि एक नहीं दो मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रह सकते हैं। बिल्कुल,
कि मतलब एक आपके पास जिसमें आप खुद रह रहे हैं, एक और भी है, उसको भी हम डीम्ड रेंटल में नहीं मानेंगे, यानी उस पर कोई रेंटल वैल्यू नहीं मानी जाएगी आपकी। आपने एक्चुअल में रेंट नहीं कमाया, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसमें एक नियम में एक खामी थी, उसमें आपको यह बताना पड़ता था कि मैं उस मकान में क्यों नहीं रह रहा हूँ, ड्यू टू ऑक्यूपेशन, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट नहीं रह रहा हूँ, या कोई और कारण से नहीं रहा हूँ। और कई बार तो क्या होता था कि आपका, मान लीजिए आप नोएडा में आप डॉक्टर हैं, अब आपको आपका मकान है वहां पर, लेकिन आपको हॉस्पिटल के पास में एक उन्होंने दे दिया कि आप वहीं पर रहिए क्योंकि आपको 24 आवर्स रहना है। तो आपका मकान भी है नोएडा में या दिल्ली में या गुड़गांव में, लेकिन आप वहां पर नहीं रह पा रहे हैं। या मान लो वीसी है या वार्डन है किसी हॉस्टल के, आपका अपना मकान है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको एक नियम देना पड़ता था, रीजन बताना पड़ता था कि आप अपने मकान में क्यों नहीं रह पा रहे हैं। इस बजट में ये काम कर दिया है कि आपके पास 2 मकान होंगे, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि आप क्यों नहीं रहे हैं उस मकान में, यानी 2 मकान तक आपको कोई डीम्ड रेंटल वैल्यू पे टैक्स नहीं देना है। पर ध्यान रखिए, अगर आपके पास 3 मकान है, यानी आपने 3 फ्लैट ले रखे हैं, 3 मकान ले रखे हैं, तो फिर एक मकान पे चाहे आपने रेंट कमाया या आपने रेंट नहीं कमाया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया सर। 2 मकान तक तो कैलकुलेशंस ठीक है, लेकिन जैसे 3 हो जाएंगी वैसे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक चीज़ विवेक भाई मेरे को आपसे और समझनी है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, पुराने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में और नए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने में रियल एस्टेट से जुड़े हुए टैक्सेशंस के कुछ प्रोविजंस में चेंजेस हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो थोड़ा 2-4 नोटिसेबल चेंजेस बता दीजिएगा, ताकि हम सब दर्शक, हम सब थोड़ा अवेयर हो जाएं, हमें पता लग जाए। जी हाँ डिम्पी जी, उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं। अभी सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए हैं हमारे जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। तो काफी दर्शकों की और काफी टैक्स पेयर्स की एक क्वेश्चन रहती है कि कैसे हम उसका टैक्स, हमारा टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम कर पाए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी 2-4 दिन बचे हुए हैं कि अभी आप देखोगे शेयर मार्केट काफी डाउन है। तो जो इंडिविजुअल्स है जिसकी शेयर में लॉसेस है काफी, अभी जस्ट मुझे एक एसएमएस आया था हमारे ब्रोकर से कि अगर आपके शेयर में लॉस है और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है इस साल में, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो शेयर की आप लॉस बुकिंग कर ले अगर लॉन्ग टर्म लॉस है, और वो प्रॉपर्टी से जो इनकम आई है उसके साथ सेट ऑफ कर मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपके सवाल में के जवाब में आता हूँ। इस साल जो जैसा कि सुनील जी ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पूरा पूरा चेंज हो गया है, काफी बदलाव आया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपकी जो 22 जुलाई 2024 के पहले की या बाद की प्रॉपर्टी परचेज हुई है, तो आपको सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू जो आपकी आ रही है विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पहले 10% था, अभी 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो 2.5% की ज्यादा मार है इस साल में आप अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो अगर आपका ये जो शेयर का लॉस है, जो हम देख रहे हैं शेयर बाजार में काफी नुकसान हो रहा है, तो ये आपको थोड़ी जो है 12.5% की बेनिफिट हो सकती है, और ये एडिशनल 2.5% की मार से आप थोड़े बहुत सेविंग हो सकती है। दूसरा, अगर आपके जो प्रॉपर्टी है जो आप बेचे हो अगर इस साल में, वो 22 जुलाई 2024 से पहले की परचेज है, तो आपके पास एक ऑप्शन भी है, अभी भी वो ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन की बेनिफिट ले सकते हो, जिसे इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं हम, कि आप उसकी बेनिफिट ले लो लेकिन आपकी टैक्स रेट 20% हो जाएगी। तो आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है वो 22 जुलाई 2024 के पहले बेची, जो खरीदी है आपने, तो आपको ये दोनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, किसमें आपकी जो कैपिटल गेन है वो कम बैठ रही है और उसको कैसे आप सेविंग कर पाए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, अभी हम जानते हैं कि टीडीएस टीडीएस जो है, अगर आप 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी आप किसी से खरीद रहे हो, अभी तक हम बेचने की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से खरीदे हो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, जनरली क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ अपने जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 30 लाख हस्बैंड के नाम पे, 30 लाख वाइफ, 50-50 शेयर में है। तो पहले काफी लोग करते थे कि क्योंकि
दोनों एसएससी हस्बैंड वाइफ के नाम पे 30-30 लाख है, 50 लाख से ऊपर दोनों के नाम पे नहीं है, तो टीडीएस जो 1% टीडीएस है 194 आईए में, वो डिडक्ट नहीं करते थे। ऐसी गलती ना करें। आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू देखती है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो इवन अगर को शेयर 50 लाख से नीचे, टीडीएस की लाइबिलिटी 1% बनती है 194 आईए में काट के, उसे आप पेमेंट कर दे, एक चालान कम रिटर्न फॉर्म है। तीसरा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपकी कैपिटल गेन बनती है, मैंने जो कहा शेयर इनकम वगैरह लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद भी, तो जरूरी है कि आप उसके ऊपर 31 मार्च के पहले एडवांस टैक्स उसके ऊपर जो है भुगतान कर दें उसका। बहुत सारे लोग रेंटल पे भी रहते हैं, यानी कि किराए के मकानों पे भी रहते हैं, और इस बार के बजट में टीडीएस ऑन रेंट कैलकुलेशंस भी चेंज हुई है। सुनील सर, आप हमको थोड़ा बता पाएंगे टीडीएस ऑन रेंट कैलकुलेशंस कैसे चेंज हुई है, अगर हुई है तो इसका कैसे बेनिफिट आएगा? देखिए, दो नियम अलग अलग थे। पहली बात तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी आपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, तो अलग नियम था। अगर आप एम्प्लॉई हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, और आप कोई मकान रेंट पे ले रहे हैं इंडिविजुअल, तो नियम अलग था। पहली बात तो आप ये मान लीजिए। अगर पहले नियम क्या था कि आप कोई बिजनेसमैन है, आपकी बिजनेस की इनकम है, आप फर्म चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, और आपने रेंट पे किया, तो 2,40,000 रुपए साल अगर आप रेंट पे करते थे किसी भी ऑफिस का, मकान का, दुकान का, तो फिर आपको टीडीएस काटना होता था। 10% का नियम का रेट था। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या कर दिया, लोग कहते हैं उसको 6 लाख रुपए कर दिया, उसको 6 लाख रुपए नहीं कहा है, उसको कहा है 50,000 रुपए महीना और पार्ट दे रहा हूं। तो इस पे भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल 6 लाख बनता है, लेकिन 50,000 एंड अबव का अगर आपका रेंट है पर मंथ का, तो फिर आपको टीडीएस काटना होगा 10% के हिसाब से। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है और आपने कोई बंगला किराए पे ले रखा है, कोई फ्लैट किराए पे ले रखा है, तो नियम पहले भी 50,000 रुपए का था, अब भी 50,000 रुपए का है। फर्क इतना है कि उसमें आपको मंथली टैक्स काटना होता है, मंथली टीडीएस काटना होता है अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रहे हैं, तो आपको ईयरली एक बार में, एक पूरे साल में, और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉई हमारा ये शो सुन रहे हैं उनके लिए मैं कह देता हूं, अगर आप ऐसे किसी फ्लैट का किराया भर रहे हैं जिसका किराया 50,000 रुपए पर मंथ है या पार्ट देयर ऑफ है, तो आपको साल के एंड में उस पर टीडीएस काट के 5% के हिसाब से जमा कराना पड़ेगा। हाँ, एक सहूलियत सरकार ने दी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, और दोनों के सेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, ये आपने काफ़ी अच्छे से हमको कैलकुलेट करके बता दिया। सर, एक और छोटा सा पॉइंट मेरे को पूछना था। टिपिकली आजकल ना लोग ये पूछते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लोग कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जाके ना गांव में एक प्लॉट ले लेते हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं। कुछ लोगों का सपना शहरों में भी फार्म हाउस का होता है। क्या इसमें टैक्स का कोई रिलीफ मिलता है? अगर मैं मान लीजिए अपने ही गांव में अपनी ज़मीन खरीद रहा हूँ, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सीएलयू नहीं करवाऊंगा, जिस स्टेटस में है उसी स्टेटस में रहेगी वो ज़मीन। आगे मैं सोचूंगा मेरे को क्या करना है। मैंने तो सिर्फ पैसा आया था और मैंने ज़मीन में पैसा डाल दिया, और वो भी अपने गांव में डाला, अपने देख के डाला अपने हिसाब से। सुनील सर, देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए कि आज सरकार की नजर सबके ऊपर है। 360 डिग्री प्रोफाइल बन चुका है। जो लोग एग्रीकल्चर के नाम से गमलों में गोभी उगा के करोड़ों रुपए की फसल दिखाया करते थे, वो अब गूगल मैप से और गूगल अर्थ से सरकार ने सबको टैप करना शुरू कर दिया है। और आपको पता होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम, मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, इनकम टैक्स रिटर्न में एक कॉलम आ गया था। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन वो टैक्स रेट के पर्पज से एड बैक हो जाती है, वो आपके स्लैब को बढ़ा देती है। जब वो मिनिमम स्लैब खत्म हो जाता है उससे, तो लोग उस पर बहुत घपलेबाजी करते थे, सरकार ऐसा कहती है मतलब। और ठीक है, तो सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फसल की, वो जो जमीन है वो किसके नाम से है, उसका खसरा खतौनी नंबर क्या है, उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, और वो उसमें सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है। यानी गूगल अर्थ पे जाके, गूगल मैप पे जाके सरकार उसकी लोकेशन को पता कर सकती है। और आपको एक बात तो याद रखना है, आपको पता होगा जो लोग गांव के रहने वाले हैं
जब भी कोई फसल होती है तो पटवारी रिपोर्ट करता है कि उसमें, किसको हम गिरदावरी कहते हैं अपनी भाषा में, कि उसमें क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई थी। आपको बताना पड़ता है कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई। फिर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं तो आपको सेल का प्रूफ भी रखना चाहिए कि मैंने वो फसल किसको बेची। अगर आप आड़त में बेची है, मंडी में जाके बेची है, तो मंडी समिति की एक रसीद बनती है। हरियाणा में इसको फॉर्म जे कहते हैं, बाकी अलग स्टेट वाइज वो रसीदें हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल देनी है, नंबर एक बात। आपने क्या एक्टिविटी की वो बताना है, वो गिरदावरी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसमें क्या फसल हुई थी। गेहूं हुआ था, चावल हुआ था, धान हुआ था, कपास हुई थी, मक्का हुई थी, गोभी हुई थी, क्या हुआ था। आपने वो फसल को कहाँ बेचा, उसकी रसीद अपने पास रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि पूरी इनकम नहीं होती है, उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं। तो खर्चे, खाद पानी कैसे हुआ था, वो भी आपको बताना पड़ेगा, वरना सरकार आपके क्लेम को नहीं मानती है। नहीं, ये पॉइंट आपने काफ़ी अच्छे से बताया। एक बस मेरे को लास्ट क्वेश्चन विवेक जी आपसे पता करना है। काफ़ी सारे लोग ना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम रियल एस्टेट में ना रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वर्चुअल करेंगे। वर्चुअल इन द सेंस, यानी कि जो रियल एस्टेट के इन्विट्स हैं इन सब में हम करेंगे, रियल एस्टेट के जो ETFs होंगे उसके अंदर हम जाके करेंगे, यानी कि जो मार्केट्स प्रोडक्ट हैं उसके अंदर जाके करेंगे। वहाँ पे कोई टैक्स की कैलकुलेशन या फिर टैक्स की कैलकुलेशन में किसी तरह का बदलाव नए फाइनेंशियल ईयर्स में सर? रीट्स वगैरह में इंडिविजुअल या नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बट तो रीट्स और ये जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये एक अच्छा माध्यम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। लिक्विड माध्यम है कि आप कभी भी चाहे खरीद सकते हैं, कभी भी चाहे बेच सकते हैं। टैक्स स्लैब में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो वो जो स्लैब थे, 12 महीना या 24 महीना, वो बजट जो 23 जुलाई 2024 में बजट हुआ इलेक्शन के ठीक बाद, उसमें माननीय वित्त मंत्री ने सारे जो थ्रेशोल्ड लिमिट हैं, जो पहले 12 महीने और 24 महीने का कंफ्यूजन रहता था किसका 12 महीने या किसका 24 महीना, वो उन्होंने पूरा फ्लैट कर दिया कि 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म होगा और 24 महीने और 12 महीने के नीचे वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। तो वो एक बदलाव है। बाकी जो रेट्स वगैरह है उसकी मोर और लेस टैक्सेशन सेम है इस फाइनेंशियल ईयर में। विवेक जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल में से, और मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मेरे को पता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और मार्च का महीना और वो भी क्लोजिंग हो रही है और उनसे आप समय ले लें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप दोनों ने हमारे लिए समय निकाला। सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और आज आपसे एक वादा भी लेके जा रहे हैं, आगे भी हमको कोई दिक्कत होगी तो आप दोनों से हम संपर्क करेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए आपसे रेमेडी ज़रूर पता करवा लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। विवेक सर आपका भी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आप देखेंगे। नमस्कार।